हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एलिगेशन के कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया, बेसिक अप्रोच सीख लिया और कई क्वेश्चंस करने के बाद आइडिया लग गया कि एलिगेशन के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। राइट, तो चलो हम आगे के पार्ट में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि इसको किस लेवल तक लेकर एग्जाम्स में जा सकते हैं। वैसे तो लेवल कभी निर्धारित नहीं होता है, लेकिन फिर भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को समझते हुए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या पूछा जा रहा है, डे बाय डे हम उनको ट्रैक करते हैं और उसके आधार पे अगर आगे बढ़े तो क्या पूछा जा रहा है और कैसे पूछे जा रहे हैं। चलो वन बाय वन शुरू करते हैं। फिर आगे जो बेसिक्स हो गया है वो तो हो ही गया है, उसमें आगे के कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे तो और भी बेटर आइडिया लगेगा। ठीक है ना। इन सब क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम उन क्वेश्चन पे जाएंगे जहां जिनको नहीं किया है। राइट, ओके। 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40%। हाँ ये है ना, ये करो। जैसे इस क्वेश्चन को देखो ठीक से और समझना बच्चे। इस क्वेश्चन को वैसे मैंने बताया ही भी हुआ है। जब YouTube पे जाओगे ना देखोगे तो तुम्हें वहां दिखेगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया था हमने। देखो 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक 50% इन दिस सॉल्यूशन। पता है तुम्हें इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हें सिखाया होगा, अगर तुम्हें याद हो, कि तीन तरीके से। पहला तो एलिगेशन का यूज करना, दूसरा रेशियो प्रोपोर्शन के यूज से, और तीसरा परसेंटेज के यूज से। मैं तीनों कॉन्सेप्ट को सिखा चुका हूं, हाउ टू अप्लाई इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैं एक बार और यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर कब सिखाया, तो यूट्यूब पे भी इसको सिखाया दिया हुआ है। तो बेटर है एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन को यूज करके, फिर मैं उसमें रेशियो प्रोपोर्शन और फिर परसेंटेज से भी सॉल्व करवाऊंगा। जरा देखो और समझो। 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, एक शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन मैं मानता हूं कि शुगर और इसके साथ साथ कोई दूसरा लिक्विड होगा। मान लो कि वाटर है, मान लिया मैंने वाटर, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम वाटर मान लेते हैं। तो एक शुगर सॉल्यूशन है, 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है जिसमें शुगर और वाटर है, और जिसमें शुगर है 40%, दैट मींस 40% शुगर इन इट। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन दिस सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उसमें शुगर कितना ऐड करोगे, कितना चीनी ऐड करोगे कि जो न्यू मिक्सचर तैयार होगा ना उसमें 50% शुगर होगा। पहले शुगर कितना था पुराने वाले मिक्सचर में, 40%। 300 ग्राम टोटल शुगर सॉल्यूशन था, उसमें तुमको 40% शुगर था। फिर तुमने क्या किया, उसमें पानी मिक्स किया, शुगर मिक्स किया। शुगर मिक्स करने के बाद न्यू सॉल्यूशन बना होगा। ठीक है, उसमें तुमको शुगर 50% पाया गया। तुमसे पूछा जा रहा है कि आपने कितना शुगर मिलाया। एक बात साफ है कि जब तुम शुगर सॉल्यूशन में, पहले तो मैं एक काम करता हूं, एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं, एलिगेशन मेथड। समझ लो इस एलिगेशन मेथड में हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में शुगर है और मान लो दूसरा लिक्विड है जिसको वाटर हमने कहा। तुमने एक चीज नोटिस किया कि इस शुगर सॉल्यूशन में तुम शुगर ऐड कर रहे हो, मतलब हम इसमें शुगर मिलाएंगे तो क्या होगा, चीनी मिलाएंगे तो इस नए शुगर सॉल्यूशन की मात्रा पुराने शुगर सॉल्यूशन की मात्रा से तो ज्यादा होगी। द क्वांटिटी ऑफ न्यू शुगर सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन द क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस शुगर सॉल्यूशन। राइट, ये तो कंफर्म है। अच्छा, नए शुगर सॉल्यूशन की मात्रा भी ज्यादा होगी, नए शुगर की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी उस सॉल्यूशन में, लेकिन जो वाटर है या लिक्विड जो दूसरा है उसमें, ठीक है, वो सेम रह जाएगा, स्टैटिक रह जाएगा जो पहले था। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज में। बस यहां पे समझ के रख लो कि 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है जिसमें शुगर था तुम्हारा कितना, 40%। तुमने शुगर मिलाया तो शुगर मिलाने के बाद क्या हो गया, वो न्यू शुगर सॉल्यूशन बना। न्यू शुगर सॉल्यूशन में आपका शुगर का क्वांटिटी जरूर बढ़ गया होगा। क्यों, क्योंकि आपने ऊपर से शुगर मिलाया है। अच्छा, शुगर की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से न्यू सॉल्यूशन क्या होगा, जो पुराने सॉल्यूशन से बढ़ेगा, मतलब न्यू सॉल्यूशन की मात्रा भी बढ़ गई होगी। ठीक है, अब मात्रा बढ़ गई तो परसेंटेज में बदलाव आ गया। शुगर 50% हो गया 40 से बढ़ के, तो जो दूसरा लिक्विड है जैसे वाटर है, वाटर क्या हो गया, जितना था 60% होगा। पहले अगर 40% शुगर तो वाटर रहा होगा 40%, 60%। और अगर अब बढ़ के शुगर हो गया 50% तो वाटर हो गया होगा 50%। लेकिन परसेंटेज में वाटर कम हो गया, वाटर
कि वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, पहले जितना था उतना ही, क्योंकि तुमने वाटर इसमें ना मिलाया है ना वाटर निकाला है, ठीक है, निकालने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, आपने मिलाया भी नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिगेशन के मेथड को अगर यूज करेंगे तो एलिगेशन के मेथड में हम लिखेंगे शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, और शुगर सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि शुगर क्या रिप्रेजेंट हुआ है, शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर रिप्रेजेंट होगा, और शुगर सॉल्यूशन के बाद इधर हम लिखेंगे शुगर, एडेड शुगर, जो आप शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन का शुगर परसेंटेज में, यहाँ जो आप ऊपर से ऐड कर रहे हो शुगर वो परसेंटेज में, और जब आपने इस शुगर सॉल्यूशन में शुगर को ऐड किया तो एक नया सॉल्यूशन बना, ठीक है, उसमें जो शुगर होगा वो मैं यहाँ लिखूंगा इस जगह पे मीन के पास, ठीक है, और इसको एलिगेट कर दूंगा। तो मैंने क्या देखा कि शुगर सॉल्यूशन में कितना परसेंट शुगर था, 40%, तो तुम लिख लो ना 40% शुगर है, शुगर सॉल्यूशन में 40% शुगर था, तुमने 40% शुगर लिख लिया, ठीक है, 40% शुगर लिख लिया। अब एडेड शुगर, जब शुगर सॉल्यूशन, ये जो शुगर है चीनी है यहाँ पे, वो शुगर सॉल्यूशन में कितना परसेंट चीनी है वो तुम लिख रहे हो 40%, राइट, लेकिन ये जो एडेड शुगर है, तुम जो ऊपर से शुगर मिला रहे हो ये कितना परसेंट है ये लिखना है। तो जब तुम किसी चीज को मिला रहे हो ऊपर से, केवल शुगर मिला रहे हो, केवल चीनी मिला रहे हो, तो इस चीनी में और कुछ तो नहीं मिला हुआ है ना, ये तो बस चीनी है ना, प्योर शुगर। तो इसका मतलब जब इसमें कुछ और नहीं मिला हुआ है तो ये 100% प्योर शुगर है, इसका मतलब जो तुम परसेंट में मिला रहे हो ना शुगर, वो 100% है, ठीक है। मतलब ध्यान से सुनना, ये 100% क्यों है बच्चे, क्योंकि इसमें शुगर में कुछ नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन का शुगर है, माने वो शुगर सॉल्यूशन जिसमें शुगर और वाटर है, उसका 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। इसका कितना क्वांटिटी है, 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन टोटल है, उसमें शुगर है 40%, ठीक। तो पानी और यहाँ पे चीनी दोनों था, लेकिन यहाँ पे केवल चीनी मिलाया गया है बच्चे, केवल चीनी। तो केवल चीनी मतलब इसमें ये तो पानी के साथ नहीं आया ना, या कुछ और चीज के साथ नहीं आया, तो केवल चीनी का मतलब 100 के 100% शुगर, 100 के 100% चीनी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 100%। तो एक तरफ 40%, दूसरे तरफ 100%, और जब दोनों को मिला दिया तो एक नया मिक्सचर तैयार हुआ, और इस नए मिक्सचर में शुगर, ये भी शुगर बता रहा है वो भी शुगर बता रहा है, तो नए मिक्सचर का शुगर कितना बता रहा है, 50%। तो मैंने यहाँ पे 50% पटक दिया, ठीक। अब किया एलिगेट, तो 50 में 40 माइनस करके 10 इधर लिखा, और यहाँ पे 100 में 50 माइनस करके यहाँ पे 50 लिखा। तो जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा 0 0, तो देखो ना 5:1 का रेशियो आ गया। तो 5:1 का रेशियो का क्या मतलब हुआ जानते हो बच्चे, 5:1 के रेशियो का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 5 यूनिट शुगर सॉल्यूशन था, शुरू में शुगर सॉल्यूशन कितना था 300 ग्राम, जो कि 5 यूनिट से रिप्रेजेंट करता है। ये शुगर किस और रिप्रेजेंट कर रहा था शुगर सॉल्यूशन को, इसीलिए अगर 5 यूनिट शुगर सॉल्यूशन पहले था तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर कितना मिलाया गया, 1 यूनिट मिलाया गया। तो अगर मैं यहां देखूं कि 5 यूनिट शुगर सॉल्यूशन वाज देयर अर्लियर, नाउ यू हैव एडेड 1 यूनिट ऑफ शुगर इनटू इट, राइट। तो अगर मैं इसको यहां पे रिलेट करूंगा तो 5 यूनिट किसके इक्वल होगा, तो 5 यूनिट बच्चे 300 ग्राम्स के इक्वल होगा। तो 5 यूनिट अगर 300 ग्राम्स के इक्वल है तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, तो 1 यूनिट 60 ग्राम्स के इक्वल है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू तुमको फाइंड आउट कर ली, तुमने आ गई, तो तुम देख रहे हो ना एडेड शुगर क्या है, मैंने शुगर कितना तुमने मिलाया 1 यूनिट, इसका मतलब आपने 60 ग्राम शुगर मिलाया। तो ये बहुत ही साधारण सवाल होता है, अगर हम जानते हैं तो फटाफट आंसर, नहीं जानते हैं तो फंसे रह जाएंगे, ठीक है। चलो अब मैंने तुम्हें इसको एलिगेशन से करके दिखा दिया। अब एलिगेशन को छोड़ो और चलो रेशियो प्रोपोर्शन में, कि मान लो इसी क्वेश्चन को मुझे रेशियो प्रोपोर्शन के थ्रू करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो बच्चे, मैं इसी को ऐसे यू कुछ करूंगा कि एक शुगर सॉल्यूशन है, उस शुगर सॉल्यूशन में मान लो कि ये शुगर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वाटर है, मान लिया। तो मुझे बताया गया कि 300 ग्राम जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें शुगर 40% है। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर शुगर 40% है तो बाकी क्या है, वाटर रहेगा, तो वाटर होगा 60%। शुगर में 40% अगर शुगर है तो वाटर 60%। तो मैं अगर इसको काटूंगा तो यहाँ क्या होगा, देखो, तो 20 गुने 2 40, 20 गुने 3 60, तो 2:3 के रेशियो में है, माने शुगर है 2 तो वाटर हो जाएगा 3। अच्छा, इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर आप 40% को लिखते हो 2/40% को लिखते हो 2/5, ठीक है ना। तो 2/5 का मतलब होता है टोटल 5 यूनिट अगर शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें 2 यूनिट शुगर है
तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा, पूरा 5 यूनिट शुगर सॉल्यूशन है, 2 यूनिट शुगर, तो 5 में से 2 गया, 3 यूनिट वाटर। ऐसे करके आप बांट सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि पहले शुगर सॉल्यूशन में शुगर और वाटर का जो कंटेंट था वो कितना था, 2:, रेशियो में 2:3। ठीक है ना। फिर अब आपने क्या किया, आपने मिलाया इसमें शुगर, चीनी, और चीनी मिलाने के बाद चीनी की मात्रा 50% हो गई नए सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा 50% हो गई। 50% का मतलब होता है कि अगर ये 50 हुआ तो वो भी 50 हुआ, और 50-50% दोनों अगर होंगे तो बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब है कि ये और ये कट गया और ये 1 और 1 के अनुपात में आ गया, मतलब रेशियो में 1:1 हो गया। दैट मींस आफ्टर एडिंग शुगर इनटू दिस सॉल्यूशन, अ न्यू रेशियो ऑफ शुगर एंड वाटर इन न्यू सॉल्यूशन बिकम्स 1:1, राइट। 1 और 1 के अनुपात में आ गया। अब यहाँ पे जो समस्या है उसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं, हमारा काम खत्म। और वो समस्या क्या है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि शुगर सॉल्यूशन में शुगर की जो मात्रा थी, ठीक है, पहले, अब उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, मतलब जो चीनी की आपने मिलाया है तो टोटल क्वांटिटी में जो बदलाव होगा वो तो होगा ही, लेकिन शुगर के क्वांटिटी में भी बदलाव होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने वाटर तो ऊपर से मिलाया नहीं है। परसेंटेज में चेंज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज तो उठता बैठता रहेगा, गिरता बढ़ता रहेगा। आप कोई दूसरी चीज को बढ़ा दोगे तो परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा और दूसरी का परसेंटेज गिर जाएगा। लेकिन जिस चीज की मात्रा जो थी अगर उसमें मिलाया नहीं गया है तो इसका मतलब उसकी मात्रा जो पहले थी वही रह जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि शुगर अगर बढ़ गया तो चलो ठीक है, लेकिन वाटर घटना नहीं चाहिए, वाटर को सेम दिखना चाहिए यहाँ पे, राइट। लेकिन वाटर देखो तो यहाँ पे सेम दिख रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये 3 है तो वाटर को यहाँ भी 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1, मतलब वाटर भी घटता हुआ दिख रहा है। कैसे घटता हुआ दिख रहा है भाई, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ यूनिट के टर्म्स में अगर शुगर 2 है तो वाटर फिर से दिख रहा है नए सॉल्यूशन में शुगर 1 है, 1 यूनिट, मैंने शुगर घटता हुआ दिख रहा है, जबकि शुगर तो बढ़ा था, है ना। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो इस कंडीशन में हम लोगों को देखो क्या करेंगे, हम दोनों वाटर की क्वांटिटी को इक्वल इसलिए करेंगे क्योंकि वाटर की क्वांटिटी इक्वल बताया गया है कि है, माने शुगर अगर बढ़ा है तो वाटर इक्वल है, तो इक्वल 1 को 3 बना दोगे। कैसे बनाओगे भाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नोटिस करो यहाँ पे, यहाँ ये 1 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3, तो वाटर सेम हो गया ना, तो वाटर ये सेम हो गया। ठीक है, ये काटा नहीं है, बस बता रहा हूं कि सेम है ये। ठीक है, काट मत देना, बहुत से बच्चे ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से नहीं सुन पाते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो वाटर सेम हो गया, और वाटर अगर सेम हो गया बच्चे तो देखो तो क्या बढ़ता हुआ दिखा तुम्हें, शुगर पहले कितना था 2 यूनिट और अब कितना हो गया 3 यूनिट, बढ़ा कितना 1 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब शुगर कितना बढ़ाया गया, 1 यूनिट बढ़ाया गया। तो पहले समझ में, पहले हमें यह लाना पड़ेगा कि 1 यूनिट आखिर किसके इक्वल है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कितना शुगर इसमें ऐड हुआ है। तो 1 यूनिट कैसे निकालोगे, तो पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा शुगर सॉल्यूशन था कितना, तो 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन था, जिसमें शुगर 2 यूनिट था पहले और वाटर 3 यूनिट था, तो टोटल 2 + 3 कितना होता है 5 यूनिट। तो पूरा 5 यूनिट शुगर 300 ग्राम्स के बच्चे इक्वल हो, तो 1 यूनिट शुगर कितने ग्राम्स के, 60 ग्राम्स के इक्वल। और जैसे ही तुम्हें पता चल गया 1 यूनिट 60 ग्राम, तो ये 1 यूनिट शुगर ही तो तुमने ऐड किया था, तो 60 ग्राम डाल दो। ठीक है, वैल्यू में। ये है रेशियो मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड था बच्चे, ये था रेशियो अप्रोच। ठीक है, रेशियो मेथड, और इससे पहले एलिगेशन। ठीक है, अब तीसरा मैं सीधा परसेंटेज से सॉल्व करवाता हूं, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो मिला जुला है ना, इसीलिए थोड़ा समझेंगे हम लोग, बहुत इजी हो जाएगा। देखो बच्चे, अभी उसी बात का फायदा उठाएंगे जो अभी हम लोगों ने की थी। हमने ये बात याद होगा कि हमने ये बात कही थी कि 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में तुमने आगे शुगर मिला दिया तो शुगर की मात्रा बढ़ गई, टोटल क्वांटिटी की मात्रा भी, मतलब टोटल जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है उसकी मात्रा भी बढ़ गई, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। लेकिन जो वाटर की क्वांटिटी है जो पहले थी वही रह गई। बस एक बात क्या हुआ है कि शुगर की क्वांटिटी बढ़ गई तो शुगर का परसेंटेज बढ़ गया,
और शुगर का परसेंटेज बढ़ा तो वाटर का परसेंटेज घट जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में बदलाव होगा लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस बात का फायदा उठाएंगे कैसे कि देखो अगर 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है जिसमें शुगर कितना है 40%, राइट, सुनते जाना बच्चे 40%, और वाटर मान के चलोगे तो कितना हो जाएगा 60%। तो बच्चे एक बात बताओ, वाटर तो स्टैटिक है ना यहाँ पे, मतलब वाटर की जो वैल्यू है वो तो स्टैटिक है, ठीक है, वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक बात तुमको समझना पड़ेगा कि ये आखिर वाटर की क्वांटिटी है क्या। तो अगर मैं 300 का 60% निकाल दूं, ठीक है, तो वैसे भी 6 या 18, 300 का 60%, तो 300 गुना 3/5, तुम्हें आदत बना लो ये, ठीक है, तो तुम्हारे काम आ जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, ये है तुम्हारा 180 ग्राम। कितना है 180 ग्राम, तो 300 का 60% है 180 ग्राम, 6 धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इतना निकालना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 180 ग्राम तुम्हारा वाटर की क्वांटिटी है। अच्छा, वाटर की क्वांटिटी कब, पहले कितनी थी 180 ग्राम, और अब कितनी है 180 ग्राम, क्योंकि तुमने वाटर नहीं बढ़ाया है, तुमने चीनी बढ़ाया था। तो जब पहले 180 ग्राम भी ही था और अभी भी 180 ग्राम है, तो बदलाव क्या हुआ, तो बदलाव परसेंटेज में हुआ कि पहले जो 180 ग्राम था क्वांटिटी थी वो 40% थी टोटल मिक्स शुगर सॉल्यूशन की क्वांटिटी का 40%, लेकिन अब जो 180 ग्राम है 180 ग्राम है वो न्यू सॉल्यूशन का 50% है। तो मैं अगर एक सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस 180 ग्राम इज 50% of overall sugar solution. So 180 gram is represented by 50%, right? So 50% ऐसे भी लिखोगे ना, 50% equal to 180 ग्राम, तो 1% equal to 180 by 50 ग्राम। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि अगर 180 ग्राम है उसको न्यू सॉल्यूशन का 50% रिप्रेजेंट करता है, तो न्यू सॉल्यूशन भी अपने आप का 100% ही होगा। तो एक काम करो ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चे 100 से, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें न्यू सॉल्यूशन कितना मिला 360 ग्राम। पहले जो सॉल्यूशन था वो कितना था 300 ग्राम, अब जो सॉल्यूशन है वो कितना है 360 ग्राम। तो ये जो 60 ग्राम बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, जो मिलाया गया है। तो क्या मिलाया है तुमने मिलाया है इसमें शुगर 60 ग्राम शुगर, राइट। इसीलिए इसका जो आंसर है 60 ग्राम वो बिल्कुल सही है। ठीक है, शुगर हैज बीन एडेड। तो ये जो अप्रोच था ये कौन सा अप्रोच था बच्चे, ये परसेंटेज अप्रोच था। ठीक है, ये परसेंटेज अप्रोच समझ, कौन सा अप्रोच था, परसेंटेज अप्रोच। तीनों अप्रोच अगर तुम समझ गए तो तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो जब जिसकी जरूरत हो। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा हाउ फास्ट यू कैन अप्लाई डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, चलो आगे एक क्वेश्चन और ऐसे करते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। 50 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंटेन्स 80% गोल्ड बाय वेट। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दैट इज टू बी मिक्स्ड अप विद दिस एलॉय सो दैट इट मे कंटेन 95% गोल्ड। एकदम सिंपल सी चीज है, एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मिक्सचर होता है, कंपाउंड, ये दो कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको एलॉय कहते हैं। वैसे तो जो दो कंपाउंड है उसको मिक्स करते हैं तो उसको मिक्सचर ही कहेंगे, लेकिन एलॉय सिंपली इस तरह के जो कंपाउंड है, जैसे जिसको तुम पिघला कर, ठीक है, मिलाकर एक नया तरह का कंपाउंड बना सको, ठीक है, उसको एलॉय कहते हैं। ठीक है, अब एलॉय को, कितना एलॉय है बच्चे 50 ग्राम एलॉय, किसका, गोल्ड और सिल्वर का। एक तरफ गोल्ड है दूसरी तरफ सिल्वर है, इनको अगर मिलाएंगे तो उसमें गोल्ड में जो गोल्ड की मात्रा है उस एलॉय में जिसमें 50 ग्राम एलॉय है उसमें गोल्ड की मात्रा 80% है। ठीक है, बाय वेट को नाप के देखा गया 80%। तो क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दैट इज टू बी मिक्स्ड, मतलब ऊपर से कितना गोल्ड मिलाओगे कि नया जो सॉल्यूशन, नया जो एलॉय आएगा उस नए एलॉय में गोल्ड की जो मात्रा होगी वो 95% होगी। अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, एलिगेशन का सीधा सीधा इस्तेमाल करना है। कैसे करना है कि ये जो एलॉय है टोटल एलॉय है तुम्हारा 50 ग्राम्स, राइट, क्वांटिटी 50 ग्राम्स एलॉय। अब इस एलॉय में जो गोल्ड है, अब लोग इधर लिखेंगे एलॉय का गोल्ड,
ठीक, और इधर लिखेंगे एडेड गोल्ड, जो गोल्ड तुम ऐड कर रहे हो, है ना। तो एलॉय का जो गोल्ड था वो था 80%, और मैंने अभी अभी सिखाया ना तुम्हें, जो आप गोल्ड कुछ भी ऐड करोगे वो प्योर ऐड कर रहे हो, तो जब आप प्योर ऐड करते हो ना किसी चीज को, वो होता है 100%, ठीक है। और जब आप 100% ऐड कर दिए इसमें 100%, इधर 80%, एलॉय में 80% गोल्ड था, जब गोल्ड ऐड किया तो वो 100% तुमने ऐड किया, और जब दोनों को मिलाया तो मिलाने के बाद जो न्यू एलॉय तैयार हुआ ना, ठीक है, तो वो 90, उसमें गोल्ड कितना था 95%। तो एलॉय का गोल्ड, एडेड गोल्ड, और ये फिर न्यू एलॉय का, जब मिला के एलॉय बना न्यू तो उसका गोल्ड, ठीक है। अब मैंने यहां इसको एलिगेट किया तो इधर आया 15, और इसको एलिगेट किया तो इधर आया 5, तो 5 1 जा, ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ, 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 3 जा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 यूनिट एलॉय था पहले, ठीक है, पहले एलॉय की जो क्वांटिटी थी अगर वो 1 यूनिट थी, ठीक है, तो अब जो गोल्ड इसमें मिलाया गया है वो 3 यूनिट है। बहुत ही बेसिक चीज मैं बता रहा हूं तुम्हें, पहले एलॉय की क्वांटिटी अगर 1 यूनिट की थी, तो अब जो उसमें गोल्ड मिलाया गया है वो 3 यूनिट गोल्ड मिलाया गया है, ठीक है। तो कंफर्म है इस तरह से 1 यूनिट और यहाँ पे 3 यूनिट गोल्ड मिलाया जाएगा, तो पहले 1 यूनिट की मात्रा क्या थी, तो मैंने देखा यहाँ पे 1 यूनिट की जो मात्रा थी वो 50 ग्राम थी, तो 1 यूनिट बच्चे अगर 50 ग्राम को इक्वल तुम कहोगे तो कंफर्म है कि 3 यूनिट किसके इक्वल होगा, तो 3 इंटू 50, दैट इज 150 ग्राम्स। बहुत ही सिंपली तुम कह सकते हो कि 150 ग्राम्स, है ना। डी पे टिक कर दो, कहानी खत्म, आगे बढ़ो, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, है ना। अब तुम कहोगे सर वो रेशियो अप्रोच से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, परसेंटेज अप्रोच से हाँ हो जाएगा, ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन पूछोगे, है ना। हाँ, 729 ml, 729 milliliter of a mixture contains milk and water in the ratio 7:2. How much more water is to be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3? देखना बच्चे, इस बात को थोड़ा समझते जाना। यहाँ पे क्या बोला गया है, 729 milliliter of a mixture contains milk and water in the ratio 7:2. How much more water is to be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3? इसमें एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया गया है 7 और 2, ठीक, और बताया, अच्छा मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी भी दे दी गई है 729 मिलीलीटर, तो 729 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है बच्चे, 729 मिलीलीटर ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर 7 और 2 के रेशियो में है। 7 और 2 के रेशियो का मतलब होता है कि अगर मिल्क 7 यूनिट है तो वाटर 2 यूनिट है, मिल्क अगर 7 यूनिट तो वाटर 2 यूनिट, है ना, यही होता है ना, कि 7 इकाई अगर दूध तो 2 इकाई पानी, तो 7 और 2 मिलके हो गए 9 इकाई, तो 7 और 2 मिलकर हो गए 9 यूनिट्स। तो मैं देखता हूं ये टोटल 9 यूनिट्स क्या हो गया मिक्सचर, और यहाँ पे टोटल मिक्सचर क्या है 729, तो मैंने 9 यूनिट को 729 मिलीलीटर के जब इक्वल लिखा तो 1 यूनिट हो जाएगा 729/9, और ये हो जाएगा 81 मिलीलीटर, क्या हो जाएगा 81 मिलीलीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें बताया गया है कि तुमने उसमें कितना वाटर, जो रेशियो था ना मिल्क और वाटर का, ये 7:2 था, मतलब जो मिक्सचर था मिल्क और वाटर का उसमें तुम फर्दर वाटर ऐड कर रहे हो, फर्दर वाटर ऐड कर रहे हो, और वाटर ऐड करने के बाद तुम्हें बताया जा रहा है कि मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाता है 7:3। तो भाई साहब एक बात बताओ, ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें मिल्क की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा। तो जब मिल्क की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा तो हमें यह चेक करना है यहाँ पे क्या मिल्क की मात्रा में बदलाव दिख रहा है, तो मैं देख रहा हूं यहाँ 7 और 7 है, तो मिल्क की मात्रा में तो यहाँ बदलाव नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अब वाटर की मात्रा में बदलाव दिखता हुआ नजर आ रहा है कि वाटर पहले 2 यूनिट था तो अब 3 यूनिट हो गया। कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। तो हमें पता है कि 1 यूनिट बढ़ गया, इसका मतलब वाटर जो तुमने इसमें मिलाया है कितना एक्स्ट्रा मिलाया है, वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिला है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, तो 1 यूनिट 81 मिलीलीटर के इक्वल है। तो हमसे यही तो पूछा गया था कि हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड, कितना वाटर आपने उसमें मिलाया। तो ऑब्वियसली अब हम तुरंत कह सकते हैं कि 81, 1 यूनिट इक्वल टू 81 मिलीलीटर, तो आपने वाटर उसमें मिलाया है 81 मिलीलीटर। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में एक भी ऑप्शन 81 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा डी ऑप्शन पे टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, है ना।
चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। A mixture of 66 liters of milk and water are in the ratio 5:1 and water is added to make the ratio 5:3. Find the quantity of water added. वही बात हो गई कि वहां एक तरफ मिल्क, दूसरे तरफ वाटर, एक तरफ मिल्क 5:1 रेशियो। अब 5:1 का मतलब मिल्क 5 यूनिट तो वाटर 1 यूनिट, 6 यूनिट हो गए टोटल 66 लीटर के इक्वल, क्योंकि टोटल मिक्सचर यहाँ 66 है तो 1 यूनिट किसके इक्वल, 66 डिवाइडेड बाय 6 11 लीटर के इक्वल। तो बच्चे अगर 1 यूनिट 11 लीटर के इक्वल होगा, 1 यूनिट 11 लीटर के इक्वल होगा, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले मिल्क और वाटर का जो रेशियो था ना मिक्सचर में वो 5:1 था, और अब जो मिल्क और वाटर का रेशियो है ना वो है 5:3। तो वाटर की मात्रा बढ़ गई, ओके, लेकिन मिल्क की मात्रा में, मिल्क की क्वांटिटी में देयर शुड बी नो चेंज। तो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूं कि मिल्क की मात्रा पहले सेम थी, लेकिन वाटर की मात्रा में 2 यूनिट चेंज, 2 यूनिट इंक्रीमेंट, 2 यूनिट रेज्ड अप, वैल्यू ऑफ वाटर रेज्ड अप बाय 2 यूनिट्स, राइट। तो अब हमें पता है कि 1 यूनिट 11 लीटर का है, तो वाटर कितना बढ़ा है, पानी कितना बढ़ा है नए वाले मात्रा मिश्रण में, लास्ट वाले मिक्सचर के तुलना में नए वाले मिक्सचर में, मिश्रण में कितना मात्रा वाटर बढ़ गया है, पानी कितना बढ़ा है, तो 2 यूनिट बढ़ा है। तो 1 यूनिट अगर 11 तो 2 यूनिट 22 लीटर, ठीक है ना, 2 यूनिट होता है 22 लीटर। तो आपका आंसर होगा बच्चे 22 लीटर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कुछ आसान आसान क्वेश्चन, कुछ थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के अभी आएगा, एलिगेशन में थोड़ा अंदर घुसेंगे हम, है ना। अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, डोंट वरी, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब देखो एलिगेशन का जैसे एवरेज में भी कैसे यूज होता है वो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देयर आर 65 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 39 rupees are distributed among them so that each boy gets 80 paise and each girl gets 30 paise. Find the number of boys and girls in that class. अब तुमको ये चीज मैं बता दूं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 65, मतलब एक क्लास में बताया जा रहा है, ठीक है। अभी तुम इसको ट्राई करो, जब तक मैं बताता हूँ वीडियो को पॉज कर लिया करो, ट्राई कर लिया करो, और फिर जब मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस मैं क्यों लेकर आया हूं, इसका कारण है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि अलग अलग जगहों पर भी इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ना। देयर आर 65 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 39 rupees are distributed among them so that each boy gets 80 पैसा and each girl, मतलब 65 स्टूडेंट्स में 39 रुपीज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि एक लड़के को 80 पैसा अगर मिले तो एक लड़की को 30 पैसा मिलेगा, एक लड़के को अगर 80 पैसा तो एक लड़की को 30 पैसा, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास, तो उस क्लास में बॉयज और गर्ल्स का नंबर क्या है। तो एक बात बताओ तुम्हें, वैसे तो इस क्वेश्चन को बिना देखे हुए सॉल्व कैसे करोगे पता है, बहुत आसान है। कितने टोटल स्टूडेंट है बच्चे, 65। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन में एक बार जोड़ के देखता हूँ ना, 65 किसका आता है एडिशन, अगर मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन होगा 65 का तब तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो क्यों सॉल्व करें। देखो ना, अगर मैं देख रहा हूँ 9 + 6 15, इसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, 9 + 6 यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, ठीक है। 7 + 3 यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, 10 आता है ना, 7 + 3 10, 0 आ रहा है। यहाँ पे 5 और 5 10, 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 0, और 4 और 2 6 आ रहा है इकाई का अंक। लेकिन यहाँ पे 65 में जो इकाई का अंक है वो है 5, ठीक है। तो इसको जोड़ के जो कुल, मान लो कि लड़के की संख्या 39 और लड़की की संख्या 26, जोड़ के 65 आ रहा है। मात्र एक ही ऑप्शन है जिसमें ये 65 आ रहा है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन हैं जिसमें अलग अलग आ रहा होगा, क्योंकि हम इकाई के अंकों को जोड़ कर देख चुके हैं। हम यहाँ पे यूनिट डिजिट को जोड़ कर देखते हैं, किसी का यूनिट डिजिट 5 नहीं आ रहा है, 7 3 10, तो जोड़ के यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट जुड़ के अगर नहीं आ रहा है ये वाला यूनिट डिजिट, तो पूरे नंबर को भी जोड़ेंगे तो भी 65 नहीं आ सकता, संभव नहीं है ना। तो 7 3 10, 0 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। एक ही ऐसा है 9 + 6 जिसको करने पे 15 5 का यूनिट डिजिट ये आ जाएगा। वैसे भी 39 को 26 से ऐड करोगे तो 65 आएगा, एक ही ऑप्शन है। तो ऐसे करके हम तुरंत टिक मार के निकल सकते हैं, बट क्योंकि मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे इलेबोरेट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, एक तरफ लिखेंगे हम लोग बॉयज, एक तरफ लिखेंगे हम लोग गर्ल्स, ठीक। बॉयज को कितना पैसा मिल रहा है बच्चे, ये क्वेश्चंस
मुझे लगता है जैसे कुछ पुराने क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें से होंगे, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है। ये तो कंफर्म है कि इतना सैलरी में लड़के और लड़कियों की सैलरी में या पैसे जो मिलेंगे उसमें अब इतना डिफरेंस तो समाज बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए मान के चलो क्वेश्चन बहुत पुराना है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बॉयज 80 पैसा मिलता है एक लड़के को, और एक लड़की को मिलता है 30 पैसा। फाइन। अब तुमको देखना है कि कितना रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लड़के को और लड़की को छोड़ो, अलग अलग क्या मिलता है तुम्हें देखना है। पूरे के पूरे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, जो कि इन सबका एवरेज बॉयज और गर्ल्स मिला के पूरा क्लास होंगे, ठीक है, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके जो एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा, है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा पता है, मैं 39 रुपीज को, ठीक है, पैसे में बदल लूंगा। 39 रुपीज को पैसे में बदलूंगा तो 3900 पैसा हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुना करूंगा। और मुझे पता है कि 3900 को मैं 65 के 65 स्टूडेंट्स में बांटूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि हर स्टूडेंट को इक्वली कितना मिलना चाहिए। तो जैसे ही मैं 3900 को 65 से डिवाइड करूंगा ना, तो मैं देखता हूं कि ये मुझे मिलता है 60। ठीक है, क्या मिलता है मुझे? 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर करना चाहते हो तो 60 पैसा सभी को दो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, हर एक स्टूडेंट को 60 पैसा। ठीक, तो ये हो जाएगा इन दोनों का पूरे क्लास का एवरेज। इसीलिए पूरे क्लास का मतलब इन दोनों के मिक्सचर का एवरेज, बॉयज और गर्ल्स मिक्स हुए तो पूरे क्लास के स्टूडेंट्स बने, और मिक्सचर का एवरेज बना 60। तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो 60, 80 में 60 माइनस करोगे तो कितना होता है बच्चे? 20। और 60 में 30 करोगे कितना होता है? 30। तो 0 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 3:2 रेशियो हुआ। मतलब बॉयज अगर 3 यूनिट तो गर्ल्स 2 यूनिट। तो बॉयज 3 यूनिट, गर्ल्स 2 यूनिट, टोटल हो गए 5 यूनिट्स। और 5 यूनिट्स किसके इक्वल होगा? कितने स्टूडेंट्स थे? 65। तो 5 यूनिट्स को तुम 65 के इक्वल रखो बच्चे, तो 1 यूनिट हो जाएगा 13। और जब 1 यूनिट 13 हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये आएगा 39 बॉयज, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 13 ये आएगा 26 गर्ल्स। और सेम आंसर देखो है कि नहीं, 39 बॉयज 26 गर्ल्स। तो ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। यही रीजन था, है ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अ मैन बाइज मिल्क एट ₹7 and 50 पैसा a liter, और ऐसे कह सकते हो, a man buys milk at ₹7.5 a liter and after adding water sells it at ₹9 a liter, thereby making profit of 33:1/3%. Find the proportion of water he has added. ठीक है, देखो बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। प्रोपोर्शन, जैसे इसमें पूछ दिया गया फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ही हैज एडेड। अब उसमें पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज 40 लीटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज 40 लीटर, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनटू दैट इन मिक्सचर, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन एक ही सवाल को बनाया जा सकता है। तो एक बार तुम्हें अगर प्रोपोर्शन पता चल गया तब तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को अगर थोड़ा ठीक से देखोगे तो तुम क्वेश्चन पहले इस तरह के क्वेश्चन को कर चुके हो। तुम्हें अगर याद हो तो एलिगेशन में ही मैंने तुम्हें बताया था 42 पैसे वाला जो नमक है, 42 पैसे वाला नमक, जिसको आप 24 पैसे वाले नमक से मिक्स करते थे और उसको सेल करते थे 40 पैसे में, तो आपको प्रॉफिट होता था 25% का। ठीक है, तो आप उसी क्वेश्चन से जब इसको मैच कराओगे तो आप देखोगे कि मिल्क 7.5 रुपीज पर लीटर का है। 1 लीटर का 7.5 रुपए लगता है दूध की कीमत, 1 लीटर का 7.5 रुपए है। अब उसमें मिला दिया गया है पानी, ठीक है, जो कि 0 के बराबर होगा। पहले भी बात कर चुके हैं, जब तक पानी का कीमत निर्धारित ना किया गया हो तब तक वो 0 है। बिस्लेरी या एक्वाफिना नहीं है तो वो 0 है। ठीक है, और भी कोई दूसरा हो सकता है, बट बड़े स्तर पर इन सबको ही देखा जाएगा। ठीक, तो जिसमें पैसे लगते हैं, है ना। तो अब तुमने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी तो बढ़ गई होगी। अब उस क्वांटिटी को बढ़ने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस था, मतलब 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से तुमने बेच दिया।
तो तुम्हें पता है 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचा तो तुमको प्रॉफिट आ गया 33:1/3%। तो तुम्हें 33.33% या 33.1/3% का प्रॉफिट मिलता है। तो तुमसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ही हैज एडेड, मतलब मिल्क और वाटर को किस प्रोपोर्शन में मिलाया गया, ये है क्वेश्चन। तो बच्चे मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, इसलिए इस बार मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूं तब तक जब तक कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें मिल्क है, ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और दूसरी ओर उसमें वाटर है। मिल्क की कीमत है 7.5 रुपए, 7.5, ठीक है, और वाटर कुछ भी नहीं है कीमत, तो होगा 0 रुपए। और जब दोनों मिलता है, ठीक है, तो जब दोनों मिलेगा तो मिलने के बाद एक मिक्सचर तैयार हुआ फिर से, है ना। तो जब ये मिक्सचर तैयार होगा तो मिक्सचर की कीमत भी कुछ होगी। तो बताया गया कि उस मिक्सचर को 9 रुपीज पर लीटर में बेचने पर, सेल करने पर 33:1/3% का प्रॉफिट होता है। तो क्या मैं यहां पे 9 लिखूं? नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि अगर आप यहां मिल्क में 7.5 लिख रहे हो तो ये मिल्क का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है 7.5। वाटर के बारे में, वाटर तो खैर 0 ही रहेगा। तो जब आप मिक्स करोगे तो मिक्सचर जो आएगा, उस मिक्सचर का यहां मैं कॉस्ट प्राइस लिखूं कि सेलिंग प्राइस लिखूं? तो जब यहां कॉस्ट लिख रहा हूं, मैं कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे इस मिक्सचर का भी कॉस्ट ही लिखना पड़ेगा, क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। और मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं देख रहा हूं कि यहां पे क्या दिया हुआ है, सेल्स इट एट, मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस दिया, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ। तो पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं इन दोनों के बीच इसका जो सेलिंग प्राइस, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूं मैं इसको, इन दोनों के बीच इसका सेलिंग प्राइस ना लिख के इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आएगा मैं वो लिखूंगा। तो मैं अब देखता हूं कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, समझना। तो पहले से भी पता है मुझे कि जब किसी चीज की कीमत, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में तुम देखोगे कि अगर मान लो किसी चीज की कीमत, सेलिंग प्राइस तुम्हें दे रखी है, ठीक है, मान लो सेलिंग प्राइस दे रखी है, ठीक, यहां, और तुम्हें निकालना है कॉस्ट प्राइस उसका, और तुम्हें दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट। तो कैसे निकालोगे? तो प्रॉफिट परसेंट पहले चेक करो कितना है। ये 33:1/3 है, जिसका मतलब होता है 33.33%, ठीक है, जिसका मतलब होता है 1/3। अब 1/3 का मतलब हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस को तुम 3 यूनिट मानते हो, कॉस्ट प्राइस को तुम 3 यूनिट मानते हो, तो सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस 3 में बढ़ के एक 4 यूनिट हो जाए, ठीक। लेकिन यहां पे सेलिंग प्राइस एक्चुअली में कितना है? तो यहां पे सेलिंग प्राइस एक्चुअली में 9 रुपीज है। तो मैं 3 यूनिट को, ठीक है, 3 यूनिट को 9 रुपीज के, सॉरी, सेलिंग प्राइस है ना, तो मैं 4 यूनिट को, क्योंकि 4 यूनिट सेलिंग प्राइस है, 9 रुपीज के इक्वल लिखूंगा। और अगर 4 यूनिट को 9 रुपीज के इक्वल लिखूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9/4। और जब 9/4 1 यूनिट की वैल्यू होगी, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 9/4 होगी, तो मैं सीपी निकालने जा रहा हूं ना मिक्सचर का। तो मिक्सचर का सीपी क्या होगा? तो मिक्सचर का सीपी होगा 3 इंटू 9/4, क्योंकि 1 यूनिट है 9/4, तो सीपी है 3 यूनिट, तो 3 इंटू 9/4 कितना आ गया बच्चे? 27/4, ठीक है, ये हो जाएगा 27/4। तो सीपी आ गया 27/4। दूसरा तरीका भी है कि तुम मान लो कि यहाँ पे सीपी लिखते हो, ठीक, और तुम्हें पता है कि इस कॉस्ट प्राइस पे नहीं पता मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, तो मान लो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस सीपी है, उसमें प्रॉफिट आता है 33:1/3% का, मतलब 1/3 का। तो प्रॉफिट अगर सीपी में हम ऐड कर दें 3 + 1 और 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कहने का मतलब सीपी में प्रॉफिट ऐड हुआ होगा तो एसपी बना होगा। तो प्रॉफिट कैसे ऐड होता है? तो जो सीपी था उसमें प्रॉफिट उसका ऐड करोगे तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा, 4/3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो सीपी प्लस प्रॉफिट जुड़ के एक सेलिंग प्राइस आया जिसको तुमने 9 कहा। और ये सेलिंग प्राइस अगर 9 है तो सीपी क्या है? 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 27/4। तो दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए मैंने बता दिया। अब सुनो, सवाल ये है कि जब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया 27/4, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को यहां लिख दिया 27/4। प्रॉब्लम बस इतनी सी अब आ गई हमारे सामने कि जब 27/4 लिखा, या तो मैं 27/4 लिखूं या फिर मैं 27/4 को डिवाइड करके 6.75 लिखूं और 6.75 रख दूं यहाँ पे। कुछ भी करो, सॉल्व तो होना ही होना है।
बट एक तरीका मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे यहाँ 7.5 है, ठीक है, और यहाँ 0 है, और यहाँ 27/4 है, तो मैं इसका एलिगेशन करूंगा तब भी सॉल्व होगा। लेकिन इसके एलिगेशन में क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो तुम कहते हो कि सर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना सिखाइए, कैसे कैलकुलेशन को कम करें। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं इसका एक तरीका तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको कम। हम इस 7.5, ठीक है, में देख रहे हैं कि एक डेसिमल है, ठीक है। अच्छा, जीरो तो खैर जीरो ही है, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही रह जाएगा। तो मैं देख रहा हूं 27/4, यहां डेनोमिनेटर में 4 है, इसीलिए हम लोगों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। डेनोमिनेटर में अगर 4 नहीं होता तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता, यहाँ पे ये आसान हो जाता ना। तो मैं डेनोमिनेटर में 4 हटाना चाहता हूं, इस डेनोमिनेटर के 4 को हटा दो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डेनोमिनेटर के 4 को हटा देता हूं। तो 4 को हटाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो इसको भी 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और तब जो ये चेंज होके आएगा, तो देखो तो क्या आया, मिल्क, इधर आया वाटर, तो मिल्क हो गया 7.5 इंटू 4 30, ठीक है। वाटर हो गया 0 इंटू 4 0, और ये कट के क्या आ गया 27। अब तुम एलिगेशन करके देखो तो इसके बीच आ गया 27। अब तुम एलिगेशन करो तो 30 में 27 माइनस किया तो 3, और 27 में 0 माइनस किया तो 27, ठीक है। और 0 माइनस करके 27, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। देखो तो आंसर क्या आ गया, 9:1। आंसर क्या आ गया, 9:1। ये रहा 9:1, ठीक है। और अगर ये 9:1 आया, समझो बच्चे मेरी बात को, अगर ये 9:1 आया, तो अब कोई अगर मुझे कहता, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको निकाला कि मिल्क यहाँ पे 30 आ गया, वाटर आ गया 0, ठीक, और ये आ गया 27, ठीक। तो इसको सॉल्व किया ना तुमने, तो सॉल्व किया तो 30 माइनस 27, 3 था ना, ये 27 कट के तुम्हारा आया था 9:1। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 9 यूनिट अगर मिल्क था उसमें, तो वाटर 1 यूनिट था, हाँ 1 यूनिट था। तो इसी में जो मैंने बोला ना, क्वेश्चन पहले पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मिल्क को 7.5 रुपीज पर लीटर मिल्क को वाटर के साथ मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया, उस मिक्सचर को 9 रुपीज में सेल करने के बाद 33.33% प्रॉफिट होता है। सो इफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज 40 लीटर, तो क्या क्या क्वेश्चन था कि क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर was 40 liter, ऐसा था, quantity of mixture was 40 liter, then quantity of mixture was 40 liter, then what was the quantity of milk, what was the quantity of milk, ऐसा था ना कि मिल्क की क्वांटिटी उसमें क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सिंपल है कि मिल्क अगर 9 यूनिट था और वाटर 1 यूनिट, तो 9 + 1 क्या हो गया 10 यूनिट, और 10 यूनिट जो टोटल मिक्सचर 10 यूनिट, और 10 यूनिट टोटल कितने के इक्वल है, 40 लीटर्स के इक्वल है ना। तो यहाँ पे 10 यूनिट को बच्चे अगर मैं 40 लीटर्स के इक्वल रख दूं, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 लीटर, और 1 यूनिट अगर 4 लीटर हो जाएगा, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या बताई गई थी 9 यूनिट, तो 9 × 4 में करूंगा तो इसका मतलब 36 लीटर होगा, ठीक है। इसका मतलब मिल्क की क्वांटिटी 36 लीटर, और वाटर पूछा जाता तो वाटर 1 यूनिट, और 1 यूनिट है 4 लीटर, तो वाटर की क्वांटिटी होती 4 लीटर। आई होप तुम्हें इतनी बातें आराम से समझ में आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से एलिगेशन से टैकल किए जा सकते हैं, है ना। ओके, तो आगे की चीजें और भी है, हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। हाँ, मैं अभी थोड़ा सा क्वेश्चन के जो पैटर्न को चेंज करूंगा, और हमसे कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब चीजों को भी मैं करवाऊंगा। अब इसका यूज कब होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे होगा, और भी किसी और एग्जाम्स में जो या किसी एग्जाम्स को के टॉपिक में जो रिलेट करके दिया जाता है, उसमें इसका यूज कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले एक एक करके आगे चल के लेटर ऑन हम इसको समझते जाएंगे, डिस्कवर करते जाएंगे कि कैसे होगा। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसमें जो मिक्सिंग अप, जो मिल्क और वाटर का मिक्सिंग अप होता है, जो स्पिरिट और वाटर का मिक्सिंग अप होता है, इस मिक्सचर में कैसे कैसे वैरी करता है, कि अगर मान लो कुछ ऊपर से मिल्क और वाटर के मिक्सचर में
मिल्क ऊपर से मिला दिया तो कैसे चेंज होगा रेशियो, ठीक है, कितना मिल्क मिलाएंगे कि रेशियो चेंज होगा, ये सब तो कुछ क्वेश्चन तो समझ गए, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी होंगी जब हमने उसमें से कुछ मिक्सचर निकाल लिया, फिर हम उसके जगह पे वी विल बी एडिंग वाटर इनटू इट टू मेक द सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर अगेन, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे बच्चे। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कई चीजें होंगी ऐसी जिसमें हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो उसको हम आगे अभी करेंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें मैं एक क्वेश्चन है जो करवाना चाहता हूँ, ये पूछा गया था कैट में 2021 में। तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, फिर बाकी के उस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। एक साथ एक बार में एक कॉन्सेप्ट को करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है वो आगे एक एक करके हम कर सकते हैं। तो चलो मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था बट थोड़ा लिखना पड़ सकता है ना। तो मैं एक काम करता हूं, देखो इसमें क्वेश्चन है, आसान ही है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अ पर्सन buys tea अब रुक जाओ, ये जैकेट टच हो रहा है ना। अ पर्सन buys देखो एक काम करता हूँ ना, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इतना बड़ा लिखने से ना थोड़ा टाइम वेस्टेज हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। चलो देखो, तीन तरह के टीज हैं, तीन तरह के चाय है। एक पर्सन है जो तीन तरह की चाय को खरीदता है, T1 मान लो, T2 और T3, है ना। तीन तरह की चाय है, डिफरेंट क्वालिटीज। तो इसमें क्या होता है, उनका जो पर किलोग्राम कीमत है, पहले वाले टी की कीमत है 800 रुपीज पर किलोग्राम, ठीक है, पर केजी। दूसरे वाले टी की कीमत है 500 रुपीज पर किलोग्राम, 500 रुपीज पर किलोग्राम। और थर्ड काइंड ऑफ जो टी है, थर्ड काइंड ऑफ टी वो है 300 रुपीज पर किलोग्राम, ठीक। अच्छा, उसके साथ साथ दिया गया है कि उसने जो उस पर्सन ने तीनों जो टीज को खरीदा, T1 T2 T3, ये 2:3:5 में खरीदा, ठीक है। तीन प्रकार के चाय हैं जिसको उस वो पर्सन ने, मतलब एक पर्सन है जो तीन प्रकार की चाय है, 3 टाइप्स ऑफ टीज, एक 800 रुपीज पर किलोग्राम, दूसरा 500 रुपीज पर किलोग्राम और तीसरा 300 रुपीज पर किलोग्राम, उसको 2:3:5 के रेशियो में खरीदता है। तो 2:3:5 के रेशियो में का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल 5, 3, 8, 2, 10 किलोग्राम टोटल टी है, तो इसमें 2 किलोग्राम है पहला टाइप का टी, 3 किलोग्राम है दूसरे टाइप का टी, और 5 किलोग्राम है तीसरे टाइप का टी। इस तरह ये है क्वेश्चन, ठीक है। शी मिक्सेस ऑल द टी एंड सेल्स 1/6 ऑफ द मिक्सचर एट 700 रुपीज पर केजी। अच्छा, अब यहां मैं थोड़ा लिख देता हूं, टी mixes all types of teas, all types of teas, she mixes all types of teas, all she mixes all the tea and sells 1/6 and sells 1/6। वैसे तो ये क्वेश्चन एलिगेशन से ज्यादा मैं कहूंगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कर लेने में बुरा नहीं है क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी रिलेटेड है ये। She mixes all the tea and sells 1/6 of the mixture, 1/6 of the mixture at rupees 700 per kilogram।
at what price, at what price at what price she should at what price should she sell the remaining tea, she sell the remaining tea to make an overall profit of 50%. Tea to make an overall profit of 50%. Profit of 50%. पता है इस क्वेश्चन को मैं YouTube पे भी करवाऊंगा, बच्चों को, कई बच्चों को फायदा होगा इसका। ऑप्शन भी मैं लिख ही देता हूं लगे हाथों। ऑप्शन है तुम्हारा 653, 653। ऑप्शन बी है 675। ऑप्शन सी है 692 एंड ऑप्शन डी है 688। ठीक है, और मैंने क्या बताया, ये तुमको कैट का क्वेश्चन है, ये है तुमको कैट 2021 का क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन वैसे भी डिस्कस करना चाहता था, इसका रीजन है कि इससे थोड़ी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है और यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं, है ना। देखो एक चीज समझो, इसने क्या किया, सबसे पहले क्या हुआ कि एक 3 टाइप्स के टी को अलग अलग दिखाया गया है। एक पर्सन है, मतलब एक कोई वुमेन है या गर्ल है, जो भी कह लो, वो क्या करती है, चाय खरीदती है। एक चाय की कीमत है 800 रुपए पर किलोग्राम, दूसरे चाय की कीमत है 500 रुपए पर किलोग्राम और तीसरे चाय की कीमत है 300 रुपए पर किलोग्राम, 300 रुपीज पर किलोग्राम। तो वो एक जो चाय है वो 2 यूनिट खरीदती है, दूसरी वाली जो चाय है वो 3 यूनिट खरीदती है और तीसरी वाली चाय वो 5 यूनिट खरीदती है। मतलब अगर वो, मैंने पहले ही बोला ना कि 10 यूनिट्स खरीदती है तो 2, 3 और 5 के रेशियो में। इसका सीधा मतलब है कि अगर वो 10 किलोग्राम खरीदती है तो 2 + 3 5 5 10 किलोग्राम मिक्सचर अगर वो बनाती है, उसमें 2 किलोग्राम पहली वाली चाय, 3 किलोग्राम दूसरी वाली चाय और 5 किलोग्राम तीसरी वाली चाय। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसके बाद मिक्स करने के बाद इन सबको, जो मिक्सचर है ना उसका 1/6 टोटल जो मिक्सचर बना ना, उसका 1/6 को वो 700 रुपीज पर किलोग्राम बेच देती है। 1/6 को 700 रुपीज पर किलोग्राम बेच देती है। तो अब बाकी जो बचा हुआ है ना, उसको वो किस रेट पे बेचे कि उसे प्रॉफिट हो जाए 50% का, है ना। कि जो बेच दिया 700 पे वो बेच दिया, अब किस रेट पे बेचे बचे हुए पार्ट को कि 50% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि अगर उसने 2 किलोग्राम, माना कि मैंने ये 2 किलोग्राम चाय खरीदा उसने पहले, T1 टाइप की चाय, और 1 किलोग्राम की कीमत 800, तो 2 किलोग्राम की कीमत को मैं यहाँ पे क्या मान के चलूं, 800 गुना 2 1600 रुपए। ठीक है, इसने 3 किलोग्राम दूसरे टाइप के चाय को खरीदा, 1 किलोग्राम की कीमत 500, तो 3 किलोग्राम की कीमत 1500, और यहाँ पे 300 गुना 5 1500, मतलब 1 किलोग्राम की कीमत 300 रुपए, तो पर किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम की कीमत 1500। तो उसने ओवरऑल जो टोटल खर्च किया बच्चे, वो कितना किया, 1600 1500 1500, टोटल उसने 4600 रुपए खर्च किए। कितना खर्च किया, 4600, 4600 रुपीज खर्च किया। और ये 4600 रुपीज कितने, टोटल 10 किलोग्राम पे खर्च किया, 10 किलोग्राम पे। समझने वाली बात सिंपल है कि 10 किलोग्राम पे 4600 रुपए खर्च किया उसने। एक बात बताओ, 10 किलोग्राम पे 4600 खर्च किया, तो अगर कोई पूछता तुमसे कि अगर ऑन एन एवरेज, ठीक है, क्या वैल्यू, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस उसको 460 रुपए पर किलोग्राम ऑन एन एवरेज तौर पे लगे होंगे। ठीक है, लेकिन खैर एवरेज की कोई बात नहीं करनी है हमको बस ये देखना है कि उसको पहले जो भी उसने खरीदा उसका 1/6 उसने 700 रुपए पर किलोग्राम पे जब बेच दिया, जो खरीदा उसने उसका 1/6 अगर 700 रुपए पर किलोग्राम पे, तो बचे हुए को कितने में ये बेचे, ठीक है, कि 50% का प्रॉफिट होता है। एक बात बताओ,
उसकी जो टोटल लागत है, मैंने ये निकालने की जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो सीधा लिख देंगे। उसकी जो लागत है, ये केजी में था 1500, तो उसकी जो लागत है वो है 4600, राइट। उसे चाहिए 50% का ओवरऑल प्रॉफिट। तो 4600 का 50% क्या होता है, हाफ, आधा कर दे उसका 2300। तो मैंने 4600 पे 2300 को ऐड कर दिया, तो इसका मतलब उसको टोटल कितना वापस चाहिए, 6900। उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4600 का, उसको वापस 6900 अगर मिल गया तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे की बात, बताया गया है कि टोटल जो क्वांटिटी है, ठीक है, उस टोटल क्वांटिटी का 1/6 700 रुपीज में सेल कर देता है। तो टोटल क्वांटिटी कितना था, 2 + 3 5 5 10 किलोग्राम टोटल क्वांटिटी थी। अच्छा, 10 किलोग्राम का अगर मैं 1/6 कहता हूं, तो बच्चे 10 किलोग्राम का 1/6 कितना होता है, 10/6, 10 इंटू 1/6, मतलब 10 किलोग्राम का 1/6 होता है 5/3, 5/3 केजी। अच्छा, 5/3 केजी, ठीक है, को उसने 1/6 को उसने 700 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से सेल किया। तो 5/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 5/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 700 रुपीज से, ठीक। तो 700 रुपीज से करूंगा तो देखो तो 3500/3 रुपीज, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, समझते जाओ अब यहां पे। अगर 5/3 टोटल 10 किलोग्राम था, उसका 1/6 पार्ट जो कि 5/3 किलोग्राम के इक्वल है, 5/3 किलोग्राम को 700 रुपीज पर किलोग्राम से सेल किया। तो 5/3 किलोग्राम को 700 रुपीज पर किलोग्राम से सेल करेगा तो कितना प्राइस देगा वो, तो 35/100/3 रुपीज उसको सेल में मिलेगा, मतलब वो रिसीव करेगा, ठीक है। 3500/3, तो 3500/3 वो रिसीव करेगा, ठीक है, कितने के लिए, तो 5/3 किलोग्राम के लिए। अब उसको टोटल रिसीव कितना करना है, अगर उसे 50% का टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल 50% के प्रॉफिट के लिए उसको कितना और रुपए चाहिए, और जितना चाहिए, ठीक है, जितने रुपए की अब उसको जरूरत है 50% प्रॉफिट के लिए, तो वो कितने बचे हुए, कितने क्वांटिटी पे उसको वो मिल पाएगा, ये दोनों चीजें हमको देखनी है। तो हम क्या देखेंगे कि 6900 में इतना तो उसे मिल ही चुका है, ठीक है, 6900 में कितना मिल चुका है, ये 3500/3 तो उसे मिल ही चुका है। तो 6900 में अगर मैं 3500/3 से को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचा हुआ है मिलने को। तो मैं इसको जब सॉल्व करता हूं ना, देखो ना, 9 3 जा 27, 9 3 27, ये हो जाएगा तुमको 207, ठीक है, और 2 0 तुम्हारा यहाँ पे था, तो 3500 माइनस करोगे, ठीक। तो पूरा ओवरऑल सॉल्व कर लो इसको। मैं एक काम करता हूँ ना, सॉल्यूशन को दूसरे तरफ कर देता हूँ, ठीक है। 6900 में माइनस कर दूंगा मैं 3500, मतलब इतना तो आ ही चुका है ना, उसको 6900 चाहिए 50% प्रॉफिट के लिए। इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 20700, 20700 माइनस 3500/3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 00217, राइट, और अपॉन 3, ठीक है, इतना। अब ये देख रहे हो ना, अब उसको इतना चाहिए, 3500/3 अगर आ चुका है तो इतने पैसे चाहिए मात्र उसे, तो उस अब क्या होगा, 50% का प्रॉफिट वो कमा लेगा। लेकिन इतने पैसे कितने बचे हुए क्वांटिटी के लिए चाहिए, तो तुम नोटिस करोगे टोटल क्वांटिटी तुमने लिया 2 3 5 10 ना, और 10 में तुमने कितना क्वांटिटी ऑलरेडी सेल कर दिया है, बेच दिया है, 5/3। तो था तुम्हारे पास 10, जिसमें तुमने बेच दिया है 5/3, तो अब बचा कितना है तुम्हारे पास, तो 10 दिया 30, 30 माइनस 5, 25/3 किलोग्राम। तो इतना क्वांटिटी बच गया है तुम्हारे पास, 25/3 किलोग्राम। तो 25/3 किलोग्राम तुम्हारे पास बच गया है, और उसको तुम सेल करना चाहते हो 17,200/3 रुपीज में। तो कहो तुम ये जानना चाहते हो कि 1 किलोग्राम का प्राइस क्या होगा, ठीक है, जो आप बेच रहे हो उस बार। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, देखना है कि टोटल आपके पास कितने पैसे हैं। तो टोटल जो आपको एग्रीगेट करना है, जो आपको सेल करके कमाना है, तो टोटल है आपके पास 17,200/3, और कितने किलोग्राम से, 25/3 किलोग्राम से। तो आप ना ओवरऑल जितना पैसा आपको चाहिए उसको आप 25/3 जितने को आप बेचोगे उससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद आपको अपने आप मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू
17200/25, तो 25 गुना 6 150, और ये आता है 22, 25 गुना 8 200, 25 गुना 8 200, 688। ठीक है, ये ठीक है 22, ठीक है 688। इसका मतलब 688 रुपीज पर किलोग्राम में जब तुम सेल करोगे ना इसे, ठीक है, तो 50% प्रॉफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा, है ना, यहाँ पे 50% प्रॉफिट मिलेगा। तो गाइस इस चीज को समझ लो, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लो। इस तरह के क्वेश्चन को, तो जो कैट का क्वेश्चन है, अगर इसको अगर हम करें इस तरीके से, अगर हम करें तो मजा आता है हमको इस तरह के क्वेश्चन को करने में। हाँ, अब मैंने इसको तुम्हें समझा दिया है कैसे करना चाहिए। आगे के टाइम में मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट टैकल किया जा सके, है ना, कि अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो फास्ट टैकल करने का तरीका अगर कोई और भी हो सकता है तो उसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी के लिए आज रहने दो, नेक्स्ट जो वीडियो होगा या नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट को, एलिगेशन को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से एलिगेशन के डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चन को भी हम, चाहे वो डिफिकल्ट ही क्यों ना दिखता हो, इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट से क्रैक कर लेंगे। चलो गाइज, आज के लिए रहने दो, थैंक यू सो मच, एंजॉय करो, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।